हेलो साथियों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल टेक ट्यूब विजय। तो इस चैनल पे आप आए हैं और यहाँ पे आज हम प्रीवियस ईयर पेपर की बात करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर कौन सा? एनपीसीआईएल का। एनपीसीआईएल का जो प्रीवियस ईयर पेपर है इसको हम सॉल्व कराएंगे। और ये किसका है? इलेक्ट्रीशियन आईटीआई वालों के लिए है। इलेक्ट्रीशियन आईटीआई वालों के लिए ये राजस्थान साइट का है एनपीसीआईएल का। तो एडवांस जो पेपर है इसको देख लेते हैं। एडवांस पेपर है तो यहाँ ये जो पेपर आप देख रहे हैं एडवांस पेपर है। और यहाँ पे प्रश्न सेट जो है ए है और यहाँ पे रोल नंबर ऐसा कुछ है और राजस्थान साइड का है। यहाँ पे आईटीआई इलेक्ट्रीशियन वर्ग सेकंड के लिए है। तो ऐसा कुछ आप देख पा रहे हैं। और यहाँ से जो है यही है मैक्सिमम मार्क यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम मार्क यहाँ पे हो जा रहा है। मैक्सिमम मार्क 150 और टाइम जो इन्होंने दिया है वो 120 मिनट का दिया है। तो 120 मिनट मतलब लगभग 2 घंटे में आपको कितने 150 मार्क के जो 50 क्वेश्चन आएंगे। 150 मार्क मतलब एक क्वेश्चन जो होगा वो 3 नंबर में डिवाइड होगा। तो मतलब अगर एक क्वेश्चन आप सही करते हैं तो 3 नंबर आपको मिलते हैं। और एक अब इसमें निगेटिव मार्क का भी प्रावधान है। इसको इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिएगा, लगभग सभी पेपरों में ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन जो आप सही किए रहते हैं उसका नंबर आपको माइनस कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। तो और भी इसी तरह के इंस्ट्रक्शन है, मतलब जो पेपर देते समय आपसे पूछी जाती हैं। और मतलब जो और इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो कराई जाती हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने पेपर पे आते हैं। रफ कार के लिए आपको स्पेस दिया जाता है, वाइट स्पेस, और वहाँ पे रफ कार कर सकते हैं। तो भाई जो चैनल पे नए आए हैं उनको बता दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल इलेक्ट्रिकल सारे लोग का यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर और सारा कुछ अच्छे ढंग से कराया जाएगा। तो यहाँ पे आज प्रीवियस ईयर की बात करेंगे। तो ये लीजिए आपका क्वेश्चन वाला पेपर आ गया। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन वर्ग सेकेंड एसटीटीएम, ये जो वैकेंसी का कोड का नाम है वो है के लिए एडवांस पेपर है। पहले एक प्री होता है, इसके बाद एडवांस होता है, इसके बाद स्किल टेस्ट। तो एक ही दिन में सारा कुछ संपन्न हो जाता है इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज़्यादा मतलब स्किप ना करते हुए वीडियो में बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन को साथ में हल करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे चित्र को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आप में आया है, भारत में घरेलू विद्युत उपकरणों के लिए उपयोग किए जाने वाला मेंस सप्लाई वोल्टेज कितना होता है। मतलब भारत में जो घरेलू विद्युत लाइन है इसमें जो मेंस सप्लाई वोल्टेज होता है अपने यहाँ जो घरों में आता है वो कितना वोल्टेज होता है। तो भैया आपने देखा होगा कि 220 वोल्ट होता है। तो इसमें ऑप्शन में 220 आपको दिख रहा है, तो यही 220 होगा ये। तो यहाँ से कुछ अच्छे ढंग से समझाएंगे और 220 ऐसे। ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। सेकंड टाइप ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस आपको मतलब गलतियाँ नहीं करनी है। इसी क्वेश्चन को में गलतियाँ नहीं करनी है, नहीं तो क्वेश्चन यहाँ पे 110 बोल दिया है, क्वेश्चन को गलत नहीं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या रखने वाला है? सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। यहाँ पे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात क्या है? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होता है ये जो होता है ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। इसको स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? संधारित्र या फिर कैपेसिटर का प्रयोग करना पड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में है, तो वही सेल्फ स्टार्ट कैसे किया जा सकता है ये क्वेश्चन में पूछा था। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, तो कैपेसिटर लगा के हम फेज को विभक्त करते हैं और फेज को विभक्त करते हैं हम 90 को 2 पार्ट में वाइंडिंग को स्थापित करके, और यहाँ से हम यहाँ पे मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाते हैं। किसके माध्यम से? कैपेसिटर के माध्यम से। तो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है संधारित्र, ये आपका हो जाएगा कैपेसिटर। और इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन अब में हम देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? विद्युत सर्किट के विद्युत सर्किट मतलब जो वायरिंग होती है
शॉर्ट सर्किट सुरक्षा के लिए मतलब प्रोटेक्शन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, मतलब कि इसका उपयोग करते हैं कि शॉर्ट सर्किट जो फॉल्ट है इसको दूर किया जा सकता है। तो आपने देखा होगा शॉर्ट सर्किट की फॉल्ट को दूर करने के लिए घरों में पढ़ा है किसका प्रयोग करते हैं, हम किसका प्रयोग करते हैं भाई, फ्यूज को लगा देते हैं। तो फ्यूज को लगाते देते हैं घरों में, ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, क्या फ्यूज में प्रयोग करते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं इसी क्रम में, चौथे नंबर पे देखते हैं संधारित्र कैपेसिटेंस की इकाई क्या होती है, यूनिट क्या होती है। मात्रक पूछ लिया है, मात्रक को आपने याद किया होगा। तो यहाँ पे चौथे का आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर कीजिएगा। चौथे का आपका हो जाएगा भैया, यहाँ पे चौथे का आपका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, फैराड इसका जो हो जाएगा मेन ये। तो यहाँ से अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है, चौथे क्वेश्चन को हमने आसानी से कर लिया यहाँ पे फैराड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, पांचवें क्वेश्चन पे सीसा एसिड बैटरी मतलब लेड एसिड बैटरी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं को विद्युत अपघट्य मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट स्वरूप का उपयोग किया जाता, मतलब किसका प्रयोग किया जाता है, सीसा एसिड बैटरी में। तो यहाँ पे क्वेश्चन का ऑप्शन देखते ही आप समझ जाएंगे किसका प्रयोग किया जाता है भैया, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, उसी का प्रयोग किया जाता है, गंधक भी बोलते हैं उसको, गंधक अम्ल। तो यहाँ पे H2SO4 बी वाला ऑप्शन आपका 100% सही हो जाएगा। काफ़ी इजी पेपर है, आसानी से हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन H2SO4 का प्रयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपने 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक शुष्क सेल मतलब एक सूखी जो ड्राई सेल होती है जस्ता कार्बन का वोल्टेज कितना होता है, मतलब जो ड्राई सेल वो जस्ते और कार्बन की बनी होती है का वोल्टेज पूछा है, मतलब एक सेल का वोल्टेज कितना होता है। तो आपकी सूखी सेल जो रेडियो में आपको लगता है वो एक सेल का वोल्टेज वहाँ पे आपने अंकित किया होगा, उसको देखा होगा। तो यहाँ पे कितना होता है भाई लोग आप बताएंगे, जल्दी से ऑप्शन को क्लिक करेंगे। यहाँ पे कितना होता है 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल 100% सही हो जाएगा, 100% यहाँ से सही हो जाएगा। यहाँ से हम कलर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छे ढंग से यहाँ पे पढ़ाया जा सके। तो यहाँ पे ये, तो यहाँ से अपने आप को बैक जाते हुए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर में यहाँ पे देखेंगे समांतर में जुड़े मतलब क्या पैरेलली जुड़े हैं प्रत्येक 3 ओम के 3 प्रतिरोध, 3 ओम है और 3 प्रतिरोध है, क्या समतुल्य प्रतिरोध मतलब जो इक्विवेलेंट मतलब पूरा का प्रतिरोध कितना होगा, मतलब 3 है और समांतर में जुड़े हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कैसे कैसे क्या होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं जो जैसे प्रतिरोध का सिंबल होता है और समांतर क्रम में कैसे जुड़ते हैं, ऐसे ऐसे करके कुछ ऐसे। अब इसी में से ऐसे ज्वाइंट हो जाएंगे और समांतर क्रम में फिर ऐसे। और यहाँ पे एक और इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, मतलब जो ए और बी वाला यहाँ पे ऑप्शन है इसके समांतर मतलब क्रम में इसका जो ये कितने के हैं, 3 के हैं सारे, 3 ओम का सिंबल ऐसे। तो यहाँ से ये हो जाएगा। तो इसको निकालने के लिए आप जानते हैं फॉर्मूला, आप जानते हैं 1/r बराबर मतलब जैसे समांतर क्रम में 1/RT बराबर 1/R1 1/R2 1/R3। तो 1/ यहाँ से 7वें नंबर पे जाएंगे इसके ओ देख लेते हैं। तो या इसका 1/RT, RT मतलब R पूरा। अब यहाँ से क्या होता है 1/R1 ये फॉर्मूला है प्लस 1/R2 फिर ऐसे 1/R3 प्लस करते हैं और डॉट डॉट करते आगे चले जाएंगे और यहाँ से ऐसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पे कितना आएगा भाई, सॉल्व करने पे आप सॉल्व कर लेंगे आसानी से आ जाएगा। इसमें कितना आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। कैसे आएगा उसको भी बता देते हैं, यहाँ पे 1 आएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। अब कैसे आएगा, तो यहाँ से करेंगे कैसे 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, यहाँ से ऐसा करेंगे। फिर इसके क्या एलसीएम लेंगे तो 3 ही आएगा और इधर 3 और 3 कट जाएगा, बराबर कितना बचेगा 1। और इससे आर बराबर कितना करेंगे, RT बराबर
कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से आंसर आपका क्या हो गया 1। तो यहाँ से ऐसे आपका आंसर हो गया 1। तो 7वें का आपका हो गया डी। इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ेंगे 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा कहता है क्या फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में न्यूनतम कितने डायोड की आवश्यकता होती है। तो फुल ब्रिज बोल दिया, तो ब्रिज में क्या होता है, जो रेक्टिफायर लगते हैं वो 4 लगते हैं। तो यहाँ से पहले हम इसके चित्र को बना के देख लेते हैं कैसे कैसे है। तो जैसे यहाँ पे ऐसे इसका ये डायोड का सिंबल हो गया, और यहाँ से फिर ऐसे लग जाएगा आपका दूसरा, ऐसे कुछ प्रकार का, इसी प्रकार का, फिर ऐसे आके, फिर यहाँ से आके यहाँ पे ऐसे तीसरा हो जाएगा, फिर यहाँ पे ऐसे आके यहाँ पे आ गया ये चौथा, कुछ इस प्रकार का। ये कौन सा बन गया आपका ब्रिज रेक्टिफायर। तो इसमें डायोडों की संख्या कितनी होगी 1 2 3 और 4, और यहाँ पे कितने डायोड हो गए 4। तो 4 किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे सी ऑप्शन में दिख रहा है कि भैया यहाँ पे 4। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा करेक्टली रूप से। 9th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अवरोधक नहीं है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, वरना गलत कर जाएंगे। वहाँ एग्जाम में बैठते हुए क्वेश्चन को गलत कर जाएंगे, आपको ओवर कॉन्फिडेंस होगा और इसको गलत कर जाएंगे। अब बोलेंगे निम्नलिखित में से कौन सा अवरोधक है, ऐसे पढ़ लेंगे तो नहीं है, यहाँ पे नहीं है बताना है। तो कौन सा अवरोधक नहीं, मतलब कौन सा जो है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव नहीं करता है। तो माइका जो है यहाँ पे हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये जो माइका है ये तो भैया इंसुलेटर है, 100% इंसुलेटर है। प्लास्टिक 100% इंस्टूल, ये जो इंसुलेटर है, और पोर्सिलिन इंसुलेटर है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है ये क्या है, चालक है, कंडक्टर है, इंसुलेटर नहीं है। तो यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। तो इसी क्रम में आगे की तरफ बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस विद्युत उपकरण में सर्वाधिक दक्षता है। यहाँ पे क्या इफिशियंसी पूछ लिया। इफिशियंसी का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है आपका इफिशियंसी का। अगर फार्मूले की बात करेंगे, फार्मूला ऐसे देख लेते हैं, क्वेश्चन में अगर आ जाएगा तो आप बात करेंगे। तो इफिशियंसी का सिंबल कुछ ऐसा होता है, और फार्मूला क्या होता है, आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट बटा इनपुट, आउटपुट बटा इनपुट इंटू 100, ये आपका फार्मूला हो गया। आउटपुट इनपुट का फार्मूला हो गया। तो यहाँ पे 10वें नंबर में आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आप देखेंगे तो 10वें नंबर में आपका हो जाएगा जो ट्रांसफॉर्मर, जो ये लास्ट का नंबर है डी, ये आपका हो जाएगा ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में क्या है कि इसकी इफिशियंसी मैक्सिमम होती है लगभग 98%। क्यों होती है 98%, इसको बताएंगे। और सबसे कम अगर पूछता है तो इंडक्शन मोटर। इफिशियंसी के मामले में बता रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, जो फ्रिक्शन, मतलब ये घर्षण की लॉसेस होती है ये नहीं होती, क्योंकि इसमें ट्रांसफॉर्मर में जो होता है, ट्रांसफॉर्मर में ये वाला लॉसेस काफ़ी कम होता है। ट्रांसफॉर्मर में जो लॉसेस होता है ये कम होता है। तो यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ेंगे, जो ट्रांसफॉर्मर ऑप्शन में कर लियो। तो यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन में हम बात करेंगे पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है कि इनपुट और आउटपुट तक कौन सी मात्रा परिवर्तित नहीं होती है, मतलब कौन सी ऐसी राशि है जो मतलब कन्वर्ट नहीं की जा सकती। तो ट्रांसफार्मर में तो करंट यहाँ पे देखते हैं, करंट ट्रांसफार्मर में ये करंट जो है इसको हम कन्वर्ट करते हैं, वोल्टेज जो है इसको कन्वर्ट करते हैं, और ये सभी ऑप्शन है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी जो है ये आपका कन्वर्टर नहीं किया जा सकता, फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर नहीं किया जा सकता, केवल आपका करंट और वोल्टेज को कन्वर्ट किया जाता है, मतलब एक मतलब चेंज किया जाता है स्टेप अप या स्टेप डाउन के माध्यम से। तो यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वां आपका क्वेश्चन हो जाता है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग होती है, मतलब कितनी स्लिप रिंग होती हैं, स्क्वायरल केज मोटर में पूछा है। तो स्क्वायरल केज मोटर में इसकी जो सेकेंडरी होती है ये शॉर्ट सर्किट की जाती है वाइंडिंग, और यहाँ पे कोई स्लिप रिंग नहीं होती। तो यहाँ पे आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका 0।
तो ऑप्शन कैसे 0 हो जाएगा। अगर यही पूछता आपका स्लिप रिंग में होता तो स्लिप रिंग बोलता है तो स्लिप रिंग मोटर इंडक्शन मोटर, तो वहां पे स्लिप रिंग प्रयोग की जाती, बट यहाँ पे नहीं प्रयोग की जाएगी, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका 0। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं आपका 13 नंबर क्वेश्चन पे। बिजली का हीटर तैयार करने के लिए का उपयोग किया जाता है, मतलब किसका उपयोग करके बिजली का हीटर बनाया जाता है, मतलब किस धातु का, किस पदार्थ का, किस मेटल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे किस मेटल का प्रयोग करते हैं भाई, स्टील नहीं है, तांबा नहीं है, नाइक्रोम है, एल्यूमिनियम नहीं है। तो नाइक्रोम कैसे है इसके विषय में जान लेते हैं और यहाँ से इसको इंडिकेट कर देते हैं। नाइक्रोम है, नाइक्रोम क्या मिश्रण है, निकल और क्रोमियम का मिश्रण है। 80 और 20 का रेशियो यहाँ पे निकल और क्रोमियम का मिश्रण तैयार किया जाता है और नाइक्रोम धातु बनाई जाती है, जिससे क्या हीटिंग एलिमेंट आपका तैयार किया जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसमें ओम सूत्र का, ओम का नियम, ऐसे ओम से ला बात करेंगे का पालन हो रहा है, मतलब का पालन हो रहा है कौन से सूत्र में। तो यहाँ पे देख लेते हैं सिंपल सा ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR, सिंपल ऐसे ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सा कौन सा हो जाएगा, डी नंबर आपको दिख रहा है, सिंपल सा V बराबर IR। इसमें कोई पूछना नहीं है, किसी से नहीं पूछना है, सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ से हो जाएगा। तो इसको बैक करते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। स्थिर विद्युत चार्ज वाले क्षेत्र में, मतलब स्थिर विद्युत चार्ज वाले क्षेत्र में क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, स्थिर विद्युत जो होगी इसमें क्या होगा, बनेगा ओनली बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, विद्युत क्षेत्र। अगर स्थिर विद्युत यहीं पे चालू होता है तो क्या बन जाता है आपका, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, ये वाला ऑप्शन। तो यहाँ से ये वाला कैंसिल हो जाएगा और बी वाला अपन का सही हो जाएगा। तो 15 का यहाँ से बी हो जाएगा। इसके बाद 16 नंबर पे देखते हैं। 16 नंबर पे कौन सा क्वेश्चन है भाई, कौन सी इंडक्शन मोटर आकार में सबसे बड़ी होगी, आकार में कौन सी मोटर सबसे बड़ी होगी। तो 16 नंबर का जो ऑप्शन है, यहाँ से ऑप्शन के आधार पे देखते हैं। तो 45 किलोवाट इसकी पावर, तो रेटिंग सब में सेम दिख रही है। पावर रेटिंग अगर सेम दिख रही है तो यहाँ से एक चीज से यहाँ पे से पहचान सकते हैं। तो जिसकी जो जो आरपीएम ना कम होगी, आरपीएम जिसकी कम होगी उसमें जो आरपीएम कम होगी उसका जो है आपका आकार में सबसे बड़ी होगी। आरपीएम कम रखने से आपकी आकार में वृद्धि होती है। आकार में वृद्धि कैसे होगी, पोल की संख्या बढ़ जाएगी, आकार में वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा 100%, सी ऑप्शन 45 किलोवाट और 975 आरपीएम। तो यहाँ से हो जाएगा। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं अपने 17 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर का अंश नहीं है, ट्रांसफार्मर का अंश नहीं है, कौन सा भाग नहीं है या फिर एसेसरीज नहीं है इसमें का, मतलब कोई पार्ट नहीं है ट्रांसफार्मर का। तो हम ट्रांसफार्मर के पार्ट जानते हैं। तो पार्ट में टैंकेज होता है, कंजर्वेटर भी होता है, रेडिएटर भी होता है, एक्साइटर, जो ये नाम है ना ये अलग से आया है। एक्साइटर भाई इसमें नहीं होता, एक्साइटर इसमें नहीं होता। तो डी ओ जो एक्साइटर होता है ये किस में होता है, ये आपका सिंक्रोनस मोटर में होता है। सिंक्रोनस मोटर में जो डीसी वाइंडिंग होती है उसको एक्साइट करने के लिए यहाँ पे एक्साइटर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे एक्साइटर हो जाएगा। इसी क्रम में आगे की तरफ बढ़ते हैं अपने 18 नंबर क्वेश्चन पे। आरपीएम लिखा है। आरपीएम में सिंक्रोनस गति के लिए सूत्र है, एकदम सिंपल पूछ लिया। एनएस निकालना है तो आपका क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड, जो एनएस बराबर क्या होता है 120 F/P। तो ये इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 120 F/P आपको सिंपल दिख रहा है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन देख रहे होंगे 120 F/P। तो ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ से हो जाएगा 120 F/P। तो यहाँ से आप अच्छे से कर लेंगे। तो इसके तरफ आगे की बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर आपका क्वेश्चन है, बिजली उत्पादन के लिए सौर पैनल प्लेट का
उपयोग करता है? बिजली का जो उत्पादन करते हैं सौर पैनल प्लेट किसका उपयोग करते हैं, किस धातु का उपयोग करते हैं? तो यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ पे आयरन दिया है, लोहा इसका नहीं होगा, कॉपर नहीं होगा, यहाँ पे जस्ता नहीं होगा। फोटोवोल्टाइक ये जो सेल इसी में प्रयोग होता है, जो आपका सौर पैनल होता है इसमें प्रयोग होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, फोटोवोल्टाइक। तो यहाँ से इसको ऐसे आंसर कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, कॉपर लॉस के अनुपातिक होता है। कॉपर लॉस किसके अनुपातिक होता है? तो आपने पढ़ा होगा ये कॉपर लॉस होता है ट्रांसफॉर्मर में होता है, और ट्रांसफॉर्मर में होता है कॉपर लॉस, और आयरन लॉस होता है, जो आयरन लॉस होता है वो वोल्टेज के वर्ग के अनुपात समानुपाती होता है। और जो यहाँ पे अगर कॉपर लॉस की बात किया जाए तो कॉपर लॉस होता है I²R के समानुपाती होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन को यहाँ पे टिक कर लेते हैं, बी ऑप्शन को, यहाँ हम बी ऑप्शन को टिक करेंगे। बी ऑप्शन आपका एकदम राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन I²R के समानुपाती होते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बैटरी की क्षमता व्यक्त की जाती है। तो बैटरी की क्षमता किसमें व्यक्त की जाती है? उसकी जो कैपेसिटेंस होती है, कैपेसिटी होती है, किसमें व्यक्त की जाती है? तो यहाँ से देखेंगे, ऑप्शन को देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बैटरी की जो क्षमता होती है एम्पियर हावर होती है, एम्पियर हावर में व्यक्त की जाती है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इसी क्रम में आगे की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक स्विच मतलब एक स्विच को हमेशा श्रृंखला में जोड़ा जाता है, सीरीज में। किसके सीरीज में जोड़ा जाता है? किस तार के सीरीज में, वायर के सीरीज में जोड़ा जाता है? तो उसको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया। तो यहाँ पे किसके सीरीज में जोड़ा जाता है? आपका हमेशा जो होता है, जो स्विच होगा, जो आपका फ्यूज होगा, ये हमेशा आपका फेज तार या फिर लाइव वायर ऑप्शन में लिखा रहेगा, तो वो आपका सही हो जाएगा, फेज तार। बी ऑप्शन आपका 100% सही हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है। जहां यांत्रिक, ये वो क्वेश्चन बोला है, जहां यांत्रिक और अग्नि सुरक्षा की आवश्यकता हो, मतलब यांत्रिक भी, मैकेनिकल और अग्नि फायर की सुरक्षा हो, वहां पर किस प्रकार की वायरिंग को बताया जाता है वो, या फिर सलाह दी जाती है उस प्रकार की वायरिंग कराने। तो यहाँ पे जो अग्नि और यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करेगा वो आपका कंड्यूट वायरिंग होगा। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा? कंड्यूट वायरिंग। कंड्यूट वायरिंग आपका सही हो जाएगा, कंड्यूट वायरिंग आपका 100% सही होगा। इसके बाद आगे देख लेते हैं। इसी क्रम में आगे की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 24 नंबर। जब 2 एम्पियर विद्युत धारा, मतलब 2 एम्पियर की विद्युत धारा 2 ओम प्रतिरोध के फिलामेंट से गुजरती है, तब ऊष्मा की मात्रा। तो इसको ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं कि ऊष्मा का सूत्र होता है H बराबर क्या होता है आपका? H बराबर होता है I²RT। ये आपका सूत्र है। इस पे आपका मान रखेंगे, आसानी से आ जाएगा। यहाँ पे 8 वाट, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 8 वाट आपका आ जाएगा। 8 वाट आंसर आपका एकदम 100% सही हो जाएगा। नहीं तो करके देख लीजिए आप, 8 वाट कैसे आएगा? 2 एम्पियर की धारा, I² है 2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस आपकी ओम कितना है? I²R आपका 2। अब कितना? 2 दूना 4, 4 दूना 8। यहाँ पे कितना आ गया? 8 वाट। और समय को कितना मानेंगे? 1 मानेंगे, तो यहाँ से 8 वाट आ गया। ऐसे चलेंगे, आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला है 3 फेज स्टार कनेक्शन में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज का कितना गुना होता है? कितना गुना होता है? तो आप जानते हैं कि यहाँ पे जो वोल्टेज होती है, लाइन वोल्टेज होती है, बड़ा √3 के अनुपात में होती है। तो यहाँ से अगर इसका अनुपात निकालेंगे तो जो होगा वहाँ से 1/√3 आएगा, और 1/√3 का मान आप जानते हैं कितना होगा? 0.577। ये आपका मान आ जाएगा, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपका 0.577 आ जाएगा।
26 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत वायरिंग में रंग का तार ग्राउंडिंग के लिए किया जाता है, मतलब अर्थिंग के लिए। ग्राउंडिंग का मतलब क्या होगा, किस रंग का कलर का प्रयोग ग्राउंडिंग के लिए किया जाता है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जानते हैं रेड, येलो और जो ब्लू होता है ये आपका ये फेज के लिए, और ग्रीन का प्रयोग किसके के लिए किया जाता है, अर्थिंग के लिए। और अगर यहीं पे ब्लैक होता तो वहाँ पे न्यूट्रल के लिए आपका प्रयोग हो जाता है। तो यहाँ पे ग्रीन जो होगा, यहाँ पे कलर भी ग्रीन है, तो यहाँ से देख लेंगे हरा हो जाएगा आपका। नेक्स्ट बढ़ते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे। 27वें नंबर पे शुद्ध प्रतिरोधक सर्किट का पावर फैक्टर होता है। जो शुद्ध प्रतिरोधक मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है, तो इसका पावर फैक्टर कितना होता है, इकाई। अगर शुद्ध बोलेगा तो इकाई एक आप मान के रखिएगा, हमेशा आपको याद रहना चाहिए इकाई होता है। शुद्ध की अगर बात किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इकाई हो जाएगा हमेशा। तो यहाँ से आपका हो गया। 28 नंबर की बात करेंगे। एक पूरी तरह से चार्ज किए गए सीसा एसिड मतलब लेड एसिड का वाला फिर से बैटरी वाला क्वेश्चन आ गया। इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है, जो हम हाइड्रोमीटर से मापते हैं। हाइड्रोमीटर से मापते हैं, विशिष्ट गुरुत्व मापते हैं जल का, तो वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का मापते हैं तो कितना होगा। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि अगर फुल्ली चार्ज होगा, पूरी तरह से चार्ज होगा तो 1.20, यहाँ से आपका ऑप्शन हो जाएगा 1.20। तो ये वाला ऑप्शन सी वाला हो जाएगा 1.20। अगर ऐसे अर्ध चार्ज है 1.18 आ जाएगा, और इससे भी कम है तो आपका नहीं चार्ज है, तो यहाँ से ऐसे हो जाएगा। इसके बाद बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक केबल को भौतिक नुकसान से बचाता है। कौन सा एक होता है जो केबल को भौतिक नुकसान से बचाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो जो आर्मरिंग की जाती है, पहले केबल में जो कई लेयर होती हैं, कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है, सीट होती है, बैंड होते हैं, और सारा कुछ लेयर होता है जिससे मतलब केबल की सुरक्षा की जाती है। तो यहाँ पे 29 का जो ऑप्शन ए है आर्मर, जो ये भौतिक थ्रस्ट है, शॉक है, उससे बचाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका आर्मर। आर्मर जो बचाता है आपका भौतिक चीजों से, इसकी रक्षा करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 30 नंबर अपना क्वेश्चन आ जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक सक्रिय घटक है, एक्टिव कंपोनेंट है। हिंदी यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट रहने वाली है, लेकिन इंग्लिश में आप जाएंगे एक्टिव कंपोनेंट। तो एक्टिव कंपोनेंट कौन सा होगा इसमें कहलाता है, तो प्रतिरोधक नहीं है, इंडक्टर नहीं है, संधारित्र नहीं है। तो एक बचा क्या, कौन सा आपका बच गया है एक ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो है ये एक सक्रिय घटक है, मतलब एक्टिव कंपोनेंट के अंतर्गत आता है ट्रांजिस्टर। इस क्रम में आगे की तरफ बढ़ते हैं। संतुलित 3 फेज प्रणाली के तीनों फेज के बीच कोणीय अंतर कितना होता है। तो यहाँ पे अगर ऐसे बात करेंगे, अगर 3 फेज की बात करेंगे, 3 फेज की बात करेंगे, तो यहाँ से देख लेते हैं डायग्राम के माध्यम से। अगर 3 फेज की बात कर लेंगे, मान लीजिए ये आपका हो गया, एक इधर से आ रहा है, ये हो गया, और एक इधर से आ रहा है। तो यहाँ से अगर 3 हो गए, यहाँ से 3 हो गए, तो इसका जो होगा अब यहाँ से आर हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, और ये आपका बी हो जाएगा। तो 3 फेज हो गए, यहाँ से बीच का न्यूट्रल लिंक हो जाएगा। और इनके बीच अगर कोणों की बात करेंगे तो 120 का बनेगा। तो अगर इसी प्रकार आपका 2 कुंडलियों के बीच का पूछता, 2 फेज के बीच का, तो 90 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 3 पूछा है तो 120। तो यहाँ पे आप ऑप्शन क्या हो गया आपका, सी ऑप्शन हो गया 120। तो यहाँ से ऐसे कर लेंगे, तो यहाँ पे ऐसे करेंगे। तो इसी क्रम में आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है कि 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस गति होती है, NS पूछा है। NS कैसे निकालते हैं, हमने अभी आपको बताया। NS बराबर क्या होता है, NS बराबर क्या होता है, NS बराबर आपका होता है 120 F/P।
तो यहाँ से आप निकाल लेंगे NS बराबर 120 F/P, और यहाँ से आपका हो जाएगा, अगर आंसर डायरेक्ट की बात करेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट ना करते हुए, तो यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन के अगर आंसर की बात करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1500 और PM। तो यहाँ से अगर निकालेंगे तब भी आ जाएगा, और यहाँ से बेस्ट होगा कि ऐसे ही यहाँ पे 1500 और PM आ जाएगा। तो यहाँ पे इसी क्रम में आगे की तरफ बात करते हैं। किसी ऐसी परिपथ का पावर फैक्टर है जहां फेज कोण है, तो जो फेज कोण होता है पावर फैक्टर कितना होता है cos फाई, तो यहाँ पे cos फाई और कोट साइन ये सब नहीं मतलब होता, cos फाई होता है पावर फैक्टर एसी के लिए। तो यहाँ से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा cos फाई आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो इसी क्रम में आगे की तरफ बढ़ते हैं। F श्रेणी के इंसुलेटर का प्रतिबंधक ताप है, मतलब कितने ब्रेकिंग पॉइंट होता है, मतलब कि इस पे ब्रेक कर जाएगा टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर पे ये धातु, मतलब ये पदार्थ या ये इंसुलेटर। तो F श्रेणी का जो इंसुलेटर होता है इसका जो सहतापक होता है, मतलब इतने ताप तक ये अपने आप को में चेंजिंग नहीं करेगा, मतलब विकृति नहीं उत्पन्न करेगा। तो कितना ताप हो गया आपका हो जाएगा, तो हो जाता है 155 डिग्री। तो ऐसे ABC करके कैटेगरी होती हैं जिसमें माइका और कागज और ये सब सारी चीजें आती हैं। तो इसी क्रम में होता है 7 प्रकार के जो होते हैं श्रेणियां बनी होती हैं, तो इसी में F श्रेणी आती है जिसकी 155 डिग्री सेल्सियस इसका जो तापक होता है। तो इसी क्रम में आगे की तरफ बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जब दो समान प्रतिरोधक को श्रृंखला में जोड़ा, श्रृंखला का मतलब क्या हो गया सीरीज में, तो समतुल्य प्रतिरोध 8 ओम होता है, मतलब कितना हो जाएगा आपका 8 ओम, और अगर समांतर में जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाता है 2 ओम हो जाता है। तो इसको मतलब टोटल प्रतिरोध का मान क्या होगा, दोनों प्रतिरोध का मान कितना होगा, इसको ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ से जो वैसे यहाँ पे आंसर के माध्यम से वैसे जल्दी के लिए ज्ञात कर लेते हैं। तो अगर मान लो हम 4 मान के रखें कि दोनों का प्रतिरोध सेम है, तो 4 कितना हो जाए 8 आ जाए। हमारा श्रेणी वाला तो फॉलो कर रहा है, लेकिन समांतर पे देख लेते हैं। समांतर पे क्या हो जाएगा, समांतर पे हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4। अब यहाँ से 4 से 4 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 4/2। अब 2 से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और इतने बचेगा आपका 2, 1/2 मतलब 1/2 हो जाएगा, और इसके बाद कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ से मतलब 2 आ रहा है, मतलब RT बराबर क्या हो जा रहा है, RT बराबर कितना हो जा रहा है आपका 2। तो यहाँ से आंसर आ गया मतलब 2, मतलब दोनों फॉलो कर रहा है, मतलब डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्टली हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो यहाँ से आंसर आप कर लीजिएगा। इसके आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। EHB मतलब जो होता है, मतलब ओवर जो मतलब एक्स्ट्रा जो हैवी वोल्टेज होता है, प्रणाली का प्रयोग आमतौर पर बिजली के लिए किया जाता है। तो इसका प्रयोग जो किया जाता है ट्रांसमिशन लाइन में ज़्यादा किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा ट्रांसमिशन लाइन संचरण लाइन। इसी क्रम में आगे की तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सीसा एसिड सेल की धनात्मक प्लेट किसकी बनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए धनात्मक प्लेट जो होती है ये लेड एसिड सेल की बनी होती है। लेड डाइऑक्साइड ऐसे बात करेंगे, ये एक लुगदी की को ठोस करके या सेमी लिक्विड में इसको बनाते हैं लेड ऑक्साइड को। तो यहाँ पे आपका वो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा डी लेड ऑक्साइड। तो यार इसी क्रम में आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे आपका क्या है, साइन तरंग के लिए वर्गमान मूल मान है, मतलब RMS मान पूछा है साइन तरंग के लिए, तो कितना हो जाता है, और इसको वैसे याद रखिएगा आप लोग। तो इसका हो जाएगा भैया 0.707, जो ये साइन का वर्गमान मतलब RMS मान होता है, ये फिक्स रहता है हमेशा के लिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। फ्लोरोसेंट लैंप की ट्यूब जो होती है आपने देखा होगा
से भरी होती है, मतलब किस किस चीज़ का मिश्रण भरा होता है, तो इसमें होता है जो Hg, मतलब जो होता है आपका पारा और आर्गन, ये दोनों गैस को हम मतलब जो Hg पारा होता है और आर्गन का मिश्रण इसमें भरा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन, Hg और आर्गन, मतलब पारा और जो आर्गन गैस है इसका मिश्रण भरा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आमतौर पर एमीटर में प्रयुक्त शंट के प्रतिरोध का मान होता है। अगर हम शंट की बात करेंगे, शंट मतलब समांतर की बात करेंगे, तो वहाँ पे हम अगर वैसे सिंपली भाषा में बात करें अपने लैंग्वेज में, जहाँ पे आप समांतर देखिए वहाँ पे प्रतिरोध कितना होगा, बहुत कम होगा, और श्रेणी रहेगा तभी तो मेजर कर पाएगा आप। मतलब अगर समांतर में अधिक प्रतिरोध लगाएंगे, अधिक प्रतिरोध लगाएंगे तो पूरा ड्रॉप हो जाएगा और मेजर नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से क्या हो, समांतर में सबसे कम, और श्रेणी में को अगर एमीटर की बात करेगा और मेजर करने के लिए तो वहाँ पे आपका अधिक मैक्सिमम प्रतिरोध लगाना पड़ेगा श्रेणी क्रम में। यहाँ पे समांतर में बहुत कम लो रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन 100% सही हो जाएगा। इसके बाद 42 नंबर की बात कर लेते हैं। ट्रांसफार्मर की क्षमता को आमतौर पर व्यक्त किया जाता है, ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी, क्षमता की बात किया जा रहा है। तो ट्रांसफार्मर की जो क्षमता होती है मेगावोल्ट एम्पियर में व्यक्त किया जाता है आमतौर पे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मेगावोल्ट एम्पियर, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका 100% सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तापमान को नियंत्रण करने के लिए मतलब वैद्युत इस्त्री, मतलब जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है, वैद्युत इस्त्री के तापमान को नियंत्रण करने के लिए का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ जो तापमान की अगर जहाँ पे बात होगी वहाँ पे थर्मोस्टेट मतलब द्विधात्विक पत्ती का ही प्रयोग किया जाता है। बायो मेटेलिक स्ट्रिप होती है, दो धातुओं की अलग अलग पट्टियाँ होती है, इसको संयुक्त रूप से बोलते हैं हम क्या, थर्मोस्टेट। तो इसी एक डिवाइस का प्रयोग किया जाता है ताप नियंत्रण के लिए, जो मतलब हीट कंट्रोल के लिए, थर्मोस्टेट का। 44 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। व्यवसायिक रूप में मतलब कॉमर्शियल रूप में ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब किस कंडक्टर का, किस धातु का उपयोग किया जाता है जो कंडक्टर के रूप में, तो ट्रांसमिशन लाइन में। तो अगर ट्रांसमिशन लाइन की बात करेंगे तो वहाँ पे चालकता भी चाहिए होती है और हमें कास्ट भी कम आना चाहिए। तो इधर से हम अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा हमारा कंडक्टर जो है चांदी है, तो चांदी को लगा नहीं सकते ट्रांसमिशन लाइन में। दूसरा हमारा तांबा है, तांबा को भी नहीं लगा सकते क्योंकि ये भी कास्टली है। तो आपका थर्ड नंबर पे बचता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक ऐसी धातु है जो सस्ती भी है और कंडक्टर भी है। तो ये एल्यूमिनियम को हम आसानी से लगा लेंगे, एल्यूमिनियम को आसानी से हम यहाँ पे लगा लेंगे। तो आपका एल्यूमिनियम आंसर सही हो जाएगा, हमेशा आएगा, बस बार के लिए एल्यूमिनियम प्रयोग किया जाता है। 45 नंबर के क्वेश्चन पे देखें। स्थिर अवस्था में इंडक्शन मोटर की स्लिप होती है। स्थिर अवस्था में भाई इंडक्शन मोटर की स्लिप जो होगी, स्थिर अवस्था में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा इकाई, मतलब एक होता है, मतलब इसकी स्लिप जो होती है स्थिर अवस्था में जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इकाई। तो यहाँ से हो जाएगा एक। तो ऐसा क्वेश्चन में ऐसे करेंगे। आगे की तरफ बढ़ेंगे। मल्टीमीटर का उपयोग के मापने के लिए किया जाता है, नाम से स्पष्ट है। मल्टीमीटर मतलब हाल इस बेल को मापेगा, मतलब सभी को। तो यहाँ से कोई मतलब बात नहीं है, यहाँ पे जो ऑप्शन है आसानी से, क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, आसानी से कर लेंगे। ऑल ऑफ दीज, ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। 1500 वाट स्प्लिट एयर कंडीशनर मतलब एसी है, एक दिन में 12 घंटे संचालित होते हैं, 12 घंटे ये और इसका वर्किंग टाइम है। और एक महीने में कितनी विद्युत इकाइयों मतलब यूनिट की खपत को होगी इसके एक महीने में 30 दिन को मानते हुए। तो 30 दिन को अगर मानते हैं तो इसका आंसर देख लेते हैं, आपका कितना आ जाता है। 47 का आपका आ जाएगा, 47 का आपका आ जाएगा सी 540 यूनिट। जो उसको सॉल्व करेंगे तो अगर यहाँ पे इसका सूत्र की बात कर लेते हैं, लॉ की बात कर लेते हैं, तो कितना होता है, वाट गुणे घंटा बटे 1000, वाट गुणे हावर बटे 1000। अगर यूनिट का फॉर्मूला है वाट 1000 से भाग कर देते हैं, वाट गुणे घंटा, और यहाँ पे कितने घंटे हो जाते हैं, तो महीने में 30 दिन होते हैं। तो यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन जो होगा ये आ जाएगा आपका, कितना होगा 540, ये आपका सी हो जाएगा 540।
48 की बात कर रहे हैं। कंप्यूटेटर मतलब जो होता है दीप परिवर्तक, हिंदी में बोलते हैं का हिस्सा है, मतलब किसका भाग है। तो दीप परिवर्तक अगर बात करेंगे तो कहाँ प्रयोग होता है, तो ये डीसी मोटर में प्रयोग होता है। आप जानते हैं दीप परिवर्तक वहीं प्रयोग होता है। तो डीसी मोटर में, एसी में इसकी जरूरत नहीं पड़ती, सिंक्रोनस में इसकी जरूरत नहीं पड़ती, ट्रांसफार्मर में तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो डीसी मोटर आपका एकदम राइट हो जाएगा। इसी क्रम में आगे की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में उच्चतम परावैद्युत क्षमता होती है और उच्चतम डाइलेक्ट्रिक जो स्ट्रेंथ होती है, कैपेसिटी होती है, किस में होती है। तो एयर में होती है, मतलब कम होती है। SF6 में होती है मैक्सिमम, पेपर, कागज या खनिज तेल में। तो SF6 अगर गैस ऑप्शन में दिया है तो SF6 ही लगाएंगे क्योंकि ये आपका बेटर है। तो यहाँ से ये हो जाएगा। लास्ट नंबर क्वेश्चन में आपको देख लेते हैं। CT इज यूज्ड मेजरिंग, मतलब CT का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, करंट ट्रांसफार्मर। और का मेजर करने के लिए, मतलब किस चीज़ का मेजर, किस यूनिट का, किस राशि का मेजर करने के लिए किया जाता है करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग। तो यहाँ पे करंट का यूज करने के लिए, करंट को मेजर करने के लिए आपको CT का प्रयोग किया जाता है। करंट की धारा का प्रयोग किए, मतलब धारा को मापने के लिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका करंट का प्रयोग, मतलब करंट CT का प्रयोग, करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है धारा को मेजर करने के लिए। तो यहाँ पे हमने बात कर ली है 50 क्वेश्चन की, और यहाँ पे 50 क्वेश्चन को हमने देखा एडवांस टेस्ट के माध्यम से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप PDF के माध्यम से हल कीजिए और अच्छे से आपका हल हो गया होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और आसानी से हो गया, रफ्तार के लिए काफ़ी अच्छा समय है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएंगे। ऐसे ही क्लास में डेली बने रहिए और हमारी वीडियो आपको जल्दी मिलती रहेंगी इसी टाइप की। तो चैनल पे आप आए हैं अगर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तब तक के लिए धन्यवाद।